नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हम ज्योग्राफी का 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने वेरियस लेक्चर्स को कवर कर रखा है जिसमें ज्योग्राफी का 2011 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया गया है। ठीक है, बट ये जो 2024 का क्वेश्चन है बेसिकली ये हमारा पर्टिकुलरली जो यूपीएससी का जो 2024 का प्रीलिम्स हुआ था उस सीरीज का है। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे काफी होलिस्टिक वे में कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे 2024 में ज्योग्राफी से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला, लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन वर्ल्ड इज बिटवीन। लॉन्गेस्ट बॉर्डर हमें अगर दो कंट्री का देखने को मिलता है तो किसके किसके बीच में देखने को मिलता है बताओ। कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चिले एंड अर्जेंटीना, चाइना एंड इंडिया, कजाकिस्तान एंड रसिया फेडरेशन। बताओ कौन सा होगा। कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का देखने को मिलता है। यहाँ पे देखोगे मोर देन 8,000 कुछ समथिंग इसका किलोमीटर में है अगर हम देखें तो। ठीक है, कनाडा एंड यूएसए आप देख सकते हो 8,893 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, 8,893 किलोमीटर लॉन्ग है अगर देखें तो। दो पार्ट में डिवाइड है, आप देख सकते हैं। एक अलास्का वाला रीजन हो गया, ये अलास्का वाला रीजन हो गया। एक हो गया डायरेक्ट मेनलैंड जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है वो है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोला क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट वाला क्या दे रखा है, रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। ठीक है, नो वाटर इंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। कोई भी वाटर रेड सी में इंटर नहीं करता रिवर के थ्रू। दोनों हमारा सही है। रेड सी सराउंडेड बाई जो डेजर्ट्स एरिया है उससे। ठीक है, किससे सराउंडेड है, डेजर्ट एरिया से। इस वजह से हमें वहाँ पे लेस प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। और कोई भी वाटर जो और कोई भी रिवर डायरेक्टली उसमें इंटर नहीं करता रेड सी में। आप देख सकते हो रेड सी यहाँ है। ठीक है, आप कोई भी रिवर आपको यहाँ पे फ्लो होता नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखने को मिलता है पर्शियन गल्फ में, बट यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से रेड सी रीजन रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म ऑल द प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स इंडिकेट दैट। जो प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स हैं उसके द्वारा यह माना जाता है कि यह पीरियड था ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल का। मतलब जब मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम पे काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे यहाँ पे बारिश वगैरह देखने को मिलती है एज पर द सोर्सेज। मतलब जो अभी तक सोर्सेज मिले, वेरियस सोर्सेज मिले हैं उसके थ्रू ये बताया जा रहा है। ठीक है, और नो वाटर इंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। ठीक है, कोई भी वाटर रेड सी में रिवर के थ्रू इंटर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें क्या बताना है, करेक्ट वन। पहला बोल रहा है द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सेकंड क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। बताओ कौन सा सही होगा। हमने अपने लेक्चर्स में कितनी बार पढ़ा है कि जो एटमॉस्फेयर है ना वह बस जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उससे हीट होता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब जो अर्थ हीट अप हो रहा है फिर उसके बाद जो रेडिएशन हो रहा है उससे हीट होता है, और ओनली उसी से होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो सोलर इंसोलेशन डायरेक्टली पड़ रहा है उससे हीट नहीं होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट होता है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला गलत होगा ना, समझ रहे हो, फर्स्ट वाला हमारा गलत होगा। सेकंड क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन डी, जो सोलर इंसोलेशन होता है या शॉर्ट वेव होता है। ठीक है, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है या लॉन्ग वेव होता है। तो इसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड अदर जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं एटमॉस्फेयर में वह गुड एब्जॉर्बर होते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन का। तो मतलब जो सोलर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है या लॉन्ग वेव हुआ तो इसको एब्जॉर्ब करता है। इसी को एब्जॉर्ब करके तो भाई साहब ग्रीन हाउस गैस मतलब एक तरह से एटमॉस्फेयर वार्म हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, ये सब क्या होता है, टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर को सिग्निफिकेंट लेवल पे वार्म कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है। ठीक है, पहला इनकरेक्ट है क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है ना उसके थ्रू कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर हीट अप होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन से नहीं होता है। ठीक है, लॉन्ग वेव रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेरिक गैस पर्टिकुलरली बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज जैसे वाटर वेपर वगैरह हो गया, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब करती हैं, सारे गैसेज एब्जॉर्ब करते हैं किसको, लॉन्ग वेव रेडिएशन को, और एटमॉस्फेयर को कहीं ना कहीं गर्म करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये था हमारा इसका कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें क्या बताना है, करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर
एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। जो थिकनेस है बेसिकली ट्रोपोस्फेयर का हमें इक्वेटर पे ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू पोल्स। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है? एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाई स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट की वजह से क्या होता है, हीट काफी ऊंचाई तक बेसिकली ट्रांसफर होता है। ठीक है, बताओ कौन सा सही है? जो थिकनेस है ना ट्रोपोस्फेयर का एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू पोल्स, ये हमारा सही स्टेटमेंट है। क्योंकि हमें अगर हम बात करें थिकनेस की तो हमें इक्वेटर पे लगभग 18 किलोमीटर का देखने को मिलता है। ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक 18 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। वहीं हमें पोल्स पे कितने को देखने को मिलता है? वही पोल्स में हमें बस 8 किलोमीटर का देखने को मिलता है। ठीक है, थिकनेस इक्वेटर पे एवरेज देखें तो 13 किलोमीटर होता है बेसिकली। ठीक है, बट हम इक्वेटर पे 18 किलोमीटर का देखने को मिलता है और पोल्स पे हमें बस 8 किलोमीटर का देखने को मिलता है। तो इस वजह से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है? एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाई स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें वार्म जो एयर होता है वह राइज करता है और जो कूल एयर होता है वो सिंक करता है। ठीक है, वह एक सर्कुलर पैटर्न को क्रिएट करता है। आप देखोगे जहां पे सोलर इंसुलेशन ज्यादा होगा एयर राइज करेगा और फिर उसके बाद जहां पे मतलब बेसिकली कोल्ड रीजन में एयर सिंक करता है एयर। ठीक है, एयर सिंक करेगा कोल्ड रीजन में, और जो जहां मतलब लो प्रेशर होगा वहां पे एयर राइज करेगा। ठीक है, और वहीं पे जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ एयर सिंक करेगा। तो बेसिकली इसी को दर्शाता है और ये एक सर्कुलर पैटर्न को बनाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इक्वेटर में हमें सोलर इंसुलेशन ज्यादा देखने को मिलता है बेसिकली। ठीक है, तो एयर राइज करता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वही कन्वेंशनल करंट की वजह से क्या होता है, एट द इक्वेटर द हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट, ग्रेटेस्ट हाइट बेसिकली, ग्रेट हाइट मतलब काफी ऊंचा तक ट्रांसपोर्ट होता है हीट। ठीक है, ये भी हमारा सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इसमें? दोनों स्टेटमेंट तो सही है हमारे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करता है ग्रेट हाइट तक, इसी वजह से हमें जो थिकनेस है एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर का बेसिकली इक्वेटर पे वह ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और देख सकते हो thickness of troposphere is greater at equator because heat is transported to great height by strong conventional current। ठीक है, देखिए तो 8 किलोमीटर पोल्स पे होता है, 18 किलोमीटर इक्वेटर पे हमें देखने को मिलता है। एवरेज हाइट कितना है? 13 किलोमीटर। ठीक है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है और हमें बताना क्या है, हाउ मेनी अबव आर प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं वोल्केनिक इरप्शन, मतलब जब वोल्केनिक इरप्ट होता है, मतलब वोल्केनो जब बेसिकली इरप्ट होता है, इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स निकलते हैं? सल्फर कंपोनेंट, नाइट्रोजन कंपोनेंट, एस एंड डस्ट, फिर उसके बाद पायरोकास्टिक डेब्रीज। कौन कौन से होते हैं बताओ? सारे होते हैं, सारे निकलते हैं। ठीक है, डी विल विद राइट आंसर। पायरोकास्टिक डेब्रीज होगा वोल्केनिक वॉर्म, जैसे एस एंड डस्ट गैसेस सच एज नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड। ठीक है, ये सारे गैसेस बेसिकली उससे निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इंटरफेसेस फ्रॉम आइसोथर्म मैप इन मंथ ऑफ जनवरी। क्या क्या स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना क्या है? सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द गिवन नोट बिलो। करेक्ट आंसर बताना है। बोला है आइसोथर्म्स डेविएट टू नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स। जनवरी की बात कर रहा है। ठीक है, जनवरी की बात कर रहे हैं, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोल रहा है कि आइसोथर्म्स जो होते हैं बेसिकली वो डेविएट करते हैं नॉर्थ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ की तरफ डेविएट करते हैं ओशियन पे, और जब हम साउथ और वहीं पे अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो साउथ की ओर डेविएट करते हैं। ठीक है, पहले तो आप ये जानो आइसोथर्म्स होते क्या है। आइसोथर्म्स वो बेसिकली एक लाइन होता है जो कि सेम टेम्परेचर को दर्शाता है। ठीक है, सेम टेम्परेचर जहां जहां रहेगा लाइन वैसे वैसे मूव करेगा। समझ रहे हो, ये चीजें बताता है। तो बोल रहा है आइसोथर्म्स जो है बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वहां का नॉर्थ की ओर डेविएट होते हैं ओशियन पे, और वहीं साउथ की ओर डेविएट होते हैं कॉन्टिनेंट्स पे। ठीक है, presence of cooled ocean current, Gulf Stream, North Atlantic Drift make the northern Atlantic Ocean cooler and isotherms bend towards the north। गलत है भाई। कोल्ड ओशियन करंट नहीं, वार्म ओशियन करंट। ठीक है, वार्म ओशियन करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है बेसिकली ये वार्म ओशियन करंट है। ठीक है, जो कि नॉर्थन अटलांटिक ओशियन को वार्म करते हैं, ना कि कूल करते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा, सेकंड वाला गलत हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला आइसोथर्म डेविएट नॉर्थ, नॉर्थ ओवर ओशियन एंड साउथ ओवर कॉन्टिनेंट। जी हाँ, ये हमारा सही है। ए विल विद राइट आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पे आइसोथर्म्स ये लाइन है बेसिकली, हाँ सेम टेम्परेचर को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे ओशियन में देखोगे, जनवरी की बात कर रहे हैं ना, जनवरी की जून जुलाई वाला है बेसिकली, इसको काट दो। तो यहाँ पे नॉर्थ की ओर डेविएट किया है ना, और आप यहीं पे कॉन्टिनेंट के ऊपर देखोगे तो साउथ की ओर डेविएट कर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ओशियन धीरे ठंडा गर्म होता है,
और वहीं पे कॉन्टिनेंट थोड़ा मतलब जल्द रैपिडली होता है। तो आप देखोगे जो गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ इक्वेटोरियल है, बेसिकली ये सब वार्म करंट है, ठीक है, ये सब वार्म है जो कि नॉर्थ अटलांटिक को वार्म रखते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली नॉर्थर्न में डेविएट होते दिखता है, और यहीं पे जो कॉन्टिनेंट में आते हैं तो साउथ में डेविएट होते दिखता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप देख सकते हो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैंड सरफेस एरिया इज मच लार्जर देन सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें लैंड का सरफेस एरिया ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है। एज द इफेक्ट ऑफ लैंड मास एंड ओशियन करंट आर वेल प्रोनाउंस्ड, आइसोथर्म्स डेविएट द नॉर्दर्न ओवर ओशियन एंड साउथ ओवर कॉन्टिनेंट। इफेक्ट ऑफ ओशियन इज वेल प्रोनाउंस्ड इन सदर्न हेमिस्फीयर, हियर द आइसोथर्म मोर और लेस पैरेलल टू द लैटिट्यूड। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो लैटिट्यूड के मोर और लेस पैरेलल ही होता है, ठीक है। एंड वेरिएशन इन टेम्परेचर इज मोर ग्रेजुअल देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। वेरिएशन हमें ज्यादा बेसिकली वहां पे नहीं देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो। सेकंड हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट इज अ पार्ट ऑफ क्लॉकवाइज सेटिंग ओशियन करंट सिस्टम इन नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम साउथ ईस्ट ऑफ द ग्रांड बैंक ऑफ न्यू फाउंडेड लैंड कैनेडा टू Norwegian Sea of northeastern Europe is considered northwestern extension of Gulf Stream is characterized by warm temperature and high salinity, ठीक है। बेसिकली ये देखो गल्फ स्ट्रीम और जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट्स है ये वार्म होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं हमें ओशियंस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर वेल नोन एज द टू लार्जेस्ट कोका प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, इनमें से कौन सा कंट्री, बेसिकली दो कंट्रीज हैं जो कि लार्जेस्ट कोका प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में अगर हम देखें तो कोते दे आइवरी और गाना हमें देखने को मिलता है, ठीक है। गाना एंड कोते दे आइवरी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये होगा कोते दे आइवरी, ठीक है, गाना हो गया। ये दोनों कंट्रीज वन वर्ल्ड में लार्जेस्ट कोका प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं, ठीक है। अब इसमें एक्सप्लेन क्या करना, अब यहाँ पे पूछा है विद रेफरेंस टू हिमालयन रिवर ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज, हिमालयन रिवर जो गंगा रिवर बह रहा है प्रयागराज से डाउन स्ट्रीम हो रहा है उसमें ज्वाइन करने करने की बात कर रहा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट कौन कौन से रिवर्स ज्वाइन कर रहे हैं हमें सीक्वेंस बताना उसका, ठीक है। हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज, जहाँ पे प्रयागराज जैसे गंगा आ रहा है, ठीक है, ये यमुना मिला यहाँ पे प्रयागराज हुआ, जैसे गंगा आ रहा है, ठीक है, ये यमुना मिला यहाँ पे तो ये प्रयागराज हुआ। इसके बाद जो हिमालयन रिवर डाउन स्ट्रीम बेसिकली इसको ज्वाइन कर रही हैं उसका सीक्वेंस बताना है हमें प्रयागराज के बाद वाला, ठीक है। घाघरा गोमती गंडक कोसी, गोमती गंडक घाघरा गंडक कोसी, घाघरा गोमती कोसी गंडक, गोमती घाघरा कोसी गंडक, बताओ कौन सा सीक्वेंस सही होगा इसमें से अगर हम इसकी रिस्पेक्ट में बात करें तो। देखो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जो गोमती पहले आता है, ठीक है, गोमती पहले आएगा, फिर घाघरा आएगा, फिर गंडक आएगा, फिर कोसी आएगा, ठीक है। ये मैप में देखते हैं, आप देख सकते हो ये इलाहाबाद हो गया, ठीक है, यहाँ पे यमुना और गंगा मिल रहे हैं। उसके बाद गोमती पहले आया, घाघरा दूसरे पे आया, गंडक दूसरे पे, तीसरे पे कोसी आया, ठीक है। तो बेसिकली एक सीक्वेंस है, इसमें क्या बताना आप ऑलरेडी पढ़ सके हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है और बताना है हमें कौन सा करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट वाला बोल रहा है रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक, रेनफॉल है एक रीजन वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स का बताया था मैंने क्या कि उसमें स्मॉल पार्ट्स में टूट जाना, तो उसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स बोलते हैं। तो बोल रहा है रेनफॉल एक रीजन है वेदरिंग ऑफ रॉक्स का, ठीक है। दूसरा देखते हैं, रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, बोल रहे रेन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को कंटेन करता है सॉल्यूशन में, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, रेन वाटर कंटेन करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जी हाँ ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये भी सही है, ठीक है। थर्ड वाला सेकंड वाला रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि देखो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। जब रेन वाटर बेसिकली नीचे की तरफ आता है एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो ये क्या करता है, CO2 एटमॉस्फेयर में जो CO2 होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, हाँ एयर से CO2 को एब्जॉर्ब करता है और एक वीक कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वीक कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, किसे इसे हम H2CO3 बोलते हैं ना, H2CO3 बेसिकली। तो ये भी हमारा सही है, और इन दोनों की वजह से फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि रिएक्शन के थ्रू कहीं ना कहीं वेदरिंग ऑफ रॉक्स होते हैं, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड
आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। जी हाँ, सही है, फर्स्ट वाला हमारा सही है, ठीक है, आप देख सकते हो। केमिकल वेदरिंग डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ केमिकल इन रेन वाटर मेकिंग चेंजेस टू मिनरल्स इन अ रॉक, ठीक है। ये बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इट डिजॉल्व इन रेन वाटर मेकिंग इट स्लाइटली एसिडिक। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली एयर से क्या होता है, डिजॉल्व होता है रेन वाटर में, और इसे एक थोड़ा सा एसिडिक मतलब एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है। A reaction can occur when rainwater comes into contact of minerals of rocks causing weathering, ठीक है। जब रॉक्स जब वाटर रेन वाटर रॉक्स पे पड़ता है तो रिएक्शन अकर होता है, जिसकी वजह से हमें वेदरिंग देखने को मिलता है किसका, रॉक्स का, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसका एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, कंसीडर फॉलोइंग कंट्रीज। कंट्रीज दे रखा है और बताया है हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद नॉर्थ सी। इनमें से कौन कौन से कंट्रीज नॉर्थ सी से बॉर्डर शेयर करते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। कौन कौन सा कंट्री दे रखा है, फिनलैंड दे रखा है, जर्मनी दे रखा है, नॉर्वे दे रखा है, रसिया दे रखा है, बताओ कौन सा है। देखो इसमें हमारा दो ऑप्शन सही होगा, जर्मनी एंड नॉर्वे। ये दो कंट्रीज नॉर्थ सी को बॉर्डर को ये दो कंट्रीज कहीं ना कहीं बॉर्डरिंग कंट्रीज है नॉर्थ सी के। और भी कंट्रीज है, जैसे आप कंट्रीज क्या क्या है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, ठीक है, फिर उसके बाद जर्मनी है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है एंड यूके है, ठीक है। ये सब कंट्रीज कहीं ना कहीं नॉर्थ सी को ये सब कंट्रीज नॉर्थ सी से बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, ठीक है। अगर देखें तो यहाँ पे हमें जर्मनी और नॉर्वे देखने को मिल रहा है, तो ये दोनों सही है। यहाँ पे अब कंट्रीज का नाम नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद यूके हो गया, और नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया। तो ये सब कंट्रीज, फ्रांस भी है देखो आप, ठीक है, ये सब कंट्रीज नॉर्थ सी से बॉर्डर को शेयर करते हैं। आप देख सकते हो ओनली टू। एक्सप्लेन क्या करना, हमने मैप देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कंसीडर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वाटरफॉल दे रखा है, रीजन दे रखा है, रिवर दे रखा है। बोला है हाउ मेनी ऑफ द अबव रो इन ए गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, हमें ये बताना है, ठीक है। पहला दे रखा है धुंधर, रीजन मालवा, रिवर नर्मदा। देखो धुंधर, अगर नर्मदा रिवर की बात करें तो ये हमारा सही है, बट ये मालवा रीजन नहीं है भाई। ये कहाँ है, जबलपुर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जबलपुर में हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट कर गलत होगा। हुंडरू, छोटा नागपुर, सुवर्णरेखा जो उस रीजन में बहता है, रिवर वहां पे बहता है, जी हमारा सही है। हुंडरू ए भी सही है, मतलब छोटा नागपुर रीजन में है, ए भी सही है, ठीक है। तो बी हमारा सही है, क्योंकि हमें रांची में देखने को मिलता है, ठीक है। हुंडरू जो रेन वाटरफॉल है हमें रांची में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे थर्ड वाला गरसोपा वेस्टर्न घाट, नेत्रावती रिवर। गरसोपा वेस्टर्न घाट में बता रहा है और नेत्रावती रिवर। देखो गरसोपा अगर वेस्टर्न घाट होता बस इतना तो ये सही था, ठीक है। ये नेत्रावती रिवर नहीं है भाई। फिर कौन सा है, सारावती रिवर है, क्या है, सारावती रिवर, ठीक है, सारावती रिवर बेसिकली, नेत्रावती नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि दूसरा वाला बस हमारा सही है, ठीक है। आप देख सकते हो धुंधर फॉल जबलपुर में हमें देखने को मिलता है, नर्मदा रिवर पे है, ठीक है। महाकौशल रीजन है बेसिकली, वहां पे हमें देखने को मिलता है। जो जबलपुर है बेसिकली वो महाकौशल रीजन में हमें देखने को मिलता है। सेकंड वाला हमारा करेक्ट था। हुंडरू फॉल रांची में हमें देखने को मिलता है, छोटा नागपुर प्लाटू क्रिएटेड ऑन द कोर्स ऑफ सुबर्णरेखा रिवर पे, ठीक है। सोपा फॉल कहाँ देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट में। किसके द्वारा फॉल वो होता है, किस सारावती रिवर, ठीक है, सारावती रिवर। वो उसमें कुछ अलग दिया था, क्या दिया था, नेत्रावती, इसी वजह से गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन दे रखा है, हमें क्या बताना है। इन हाउ मेनी अबव रो इज द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन से रो, मतलब इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्टली मैच्ड है, ये हमें बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है सेंट्रल एशिया रीजन दिया है, नेम ऑफ माउंटेन है वोस्गीज दिया है, और टाइप ऑफ माउंटेन कोल्ड माउंटेन। देखो ये सेंट्रल एशिया में नहीं है, ठीक है, ये सेंट्रल एशिया में नहीं है, ये यूरोप में है, यूरोप में है वोस्गीज माउंटेन, और फोल्ड माउंटेन नहीं है। फिर क्या है, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन है। सेकंड क्या है, यूरोप अल्प्स दिया है, ब्लॉक माउंटेन, ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है, यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, यंग 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 फोल्ड माउंटेन है, यूरोप वाला तो सही है, अल्प्स यूरोप में है, ठीक है। थर्ड क्या है, नॉर्थ अमेरिका अपलाचियन फोल्ड माउंटेन,
जी हाँ, ये हमारा सही है। नॉर्थ अमेरिका में है अपलाचियन माउंटेन रेंज जो बेसिकली है, और यह फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। चौथा, साउथ अमेरिका एंडीज फोल्ड माउंटेन। जी हाँ, ये भी हमारा सही है। तो इसके अकॉर्डिंग बी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो, एंडीज हो गया, अपलाचियन हो गया, ठीक है, ये दोनों फोल्ड माउंटेन है। क्या है? फोल्ड माउंटेन। अल्प्स यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। उसके बाद क्या बोला है? वर्ज गिज दिया है ना, ये कहीं यहाँ पे फ्रांस में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी हमारा गलत था स्टेटमेंट। आप इसके बाद के बहुत सारे ऐसे माउंटेन रेंजेस आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो इसमें एक्सप्लेन क्या करना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है, बताना क्या है? हाउ मेनी अबव ट्री आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया? इनमें से कौन कौन से ट्री एक्चुअली नेटिव है वैसे इंडिया के? काजू, पपाया, रेड सैंडर। रेड सैंडर हमें पता है कि नेटिव है, हमें ईस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, ठीक है। ईस्टर्न घाट में हमें देखने को मिलता है, सेसोथर्म हिल बेसिकली रेड सैंडर वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। देखो जो कैस्यू है ना, बेसिकली हमें न्यू वर्ल्ड्स में देखने को मिलता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब कंट्रीज में हमें उसका नेटिव मतलब नेटिव वहाँ का है, ठीक है। बट हमें अगर देखें तो कॉमर्शियली कहाँ कल्टिवेट होता है? इंडिया एंड ब्राजील में कल्टिवेट किया जाता है इसका, ठीक है। इंडिया एंड ब्राजील में इसका कल्टिवेशन किया जाता है। तो नेटिव जो न्यू वर्ल्ड्स हैं बेसिकली नॉर्थ अमेरिका वगैरह हो गए, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। पपाया, पपाया देखो नेटिव है कहाँ का? मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका का नेटिव है, ठीक है। मतलब वहां पे हमें देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो तो सी विल बी द राइट आंसर एंड ओनली वन करेक्ट होगा, ठीक है। देखो कैसे डोमेस्टिकेटेड कैसे ट्री इज नेटिव टू द न्यू वर्ल्ड बट कॉमर्शियली कल्टिवेटेड मेनली इन ब्राजील एंड इंडिया देखने को। तो पपाया नेटिव है मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका का, ठीक है। रेड सैंडर हमें इंडिया में देखने को मिलता है, ये इंडेमिक ट्री है, ठीक है। जैसे सलम, वेलिगोंडा हो गया, लकमाला हो गया, पालाकोना हो गया, हिल्स रेंज बेसिकली आंध्र प्रदेश में, वहां पे हमें देखने को मिलते हैं रेड सैंडर, ये नेटिव इंडेमिक है इंडिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? वाटर वेपर के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट दे रखा है, बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। इट इज गैस अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। बोल रहा है यह एक गैस है और इसका अमाउंट जैसे जैसे एल्टीट्यूड मतलब आप ऊपर जाओगे डिक्रीज होता जाएगा ये, ठीक है। यह एक काइंड ऑफ गैस है वाटर वेपर, और जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाओगे मतलब हाई ऊंचाई तक जाओगे, इसका अमाउंट डिक्रीज होता जाएगा। जी हाँ, ये सही है। सेकंड क्या बोला? इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल। भाई पोल्स में नहीं, जहाँ पे जितना कोल्ड रीजन रहेगा ना उसका परसेंटेज डिक्रीज होता जाएगा वाटर वेपर का। वार्म वार्म जितना भी रीजन रहेगा वहाँ पे इसका परसेंटेज इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें इक्वेटर पे देखने को मिलता है इसका परसेंटेज मैक्सिमम, पोल्स में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो दूसरा वाला हमारा गलत है, फर्स्ट वाला सही है। ई विल बी द राइट आंसर, ठीक है। वाटर वेपर इज ऑल्सो ए वेरिएबल गैस इन एटमॉस्फेयर विच डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जैसे जैसे होगा वैसे वैसे डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। भाई ये भी तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, समझ रहे हो। ग्लोबल वार्मिंग का ये भी एक मेजर रीजन है वाटर वेपर। अगर देखें तो वाटर वेपर डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर्स टुवर्ड्स द पोल बिकॉज इंसोलेशन डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम ट्रॉपिक टू पोल्स, ठीक है। जैसे जैसे हम ट्रॉपिक से पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इंसोलेशन डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमें वाटर वेपर में भी डिक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। वाटर वेपर सिग्निफिकेंट लेवल पे हमें देखने को मिलता है इक्वेटोरियल रीजन में, वेर एज अब हम पोल, जबकि धीरे धीरे जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं वाटर वेपर डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? कंसीडर फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट? बोल रहा है एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। एनुअल एंड डेली टेम्परेचर बेसिकली जो है वह हमें लो देखने को मिलता है, यानी ओशियन के नियर अबाउट की बात कर रहे हैं। प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम बिटवीन 50 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। किस रीजन को शो करता है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट नहीं है। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे हाई होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ये गलत होगा। चाइना टाइप क्लाइमेट ये भी गलत होगा। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ये भी गलत होगा। मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, जी हाँ ये हमारा सही होगा। मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट जो बेसिकली वो हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये सब रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस सब रीजन की यहाँ पे हमें ये सब जो कंडीशन है वो फुलफिल होता हुआ दिखता है, ठीक है। Marine West Coast climate. Marine West Coast climate is located poleward from the Mediterranean climate on the west of the continent. The main areas are नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप हो गया, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ, जो लोकेशन हमने देखा यार वही है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कोरियोलिस फोर्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है, हमें बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है। पहला बोला है इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। विंड की स्पीड जैसे जैसे इंक्रीज होगी कोरियोलिस फोर्स भी इंक्रीज करेगा। जी हाँ, फर्स्ट सही है हमारा। इट इज मैक्सिमम एट पोल एंड अपसेंट एंड इक्वेटर, कई बार बोलते हुए आए हैं कि इक्वेटर पे जीरो होता है, ठीक है, एंड इक्वेटर पे पोल्स पे हमें मैक्सिमम देखने को मिलता है। जी हाँ, ये भी सही है, तो सी विल बी द राइट आंसर। कोरियोलिस फोर्स इज द राइट एंगल टू द विंड डायरेक्शन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। किससे प्रोपोर्शनल होता है? विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसी वजह से हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। पोल्स पे हमें ज्यादा देखने को मिलता है और जो इक्वेटर है वहाँ पे कम देखने को मिलता है। कम क्या मतलब अब्सेंट होता है बेसिकली 0 डिग्री पे अगर देखे तो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? ऑन 21 जून एवरी ईयर्स। देखो यार, इस पे लगभग 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है, ठीक है, हमने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। तो अभी देखो एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। ऑन 21 जून एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस लाइट्स ऑफ मोर देन 12 आवर्स। इसमें से किस लैटिट्यूड पे लाइट्स मोर देन 12 आवर्स हमें देखने को मिलता है? इक्वेटर पे, टॉपिक ऑफ कैंसर पे, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, आर्कटिक सर्किल पे। थर्ड वाला काटो क्योंकि कैप्रिकॉन पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इक्वेटर पे देखने को मिलेगा, बताओ क्या होगा। देखो इक्वेटर पे हमें 12 आवर देखने को मिलता है, 12 आवर्स देखने को मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पे बोला है मोर देन 12 आवर्स, तो हमें टॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक भी देखने को मिलता है। कैप्रिकॉन थर्ड वाला कार्टून था, हाँ। तो टॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल पे हमें देखने को मिलता है, तो डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 12 घंटे तो देखने को मिल जाएगा इक्वेटर पे, बस मोर देन 12 आवर्स यहाँ पे बात किया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा दूसरा और चौथा सही होगा। देखो आप, ठीक है। सन यहाँ है, यहाँ पे देख सकते हो आर्कटिक सर्कल 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, हमें पूरा 12 घंटा डे लाइट देखने को, 24 आवर्स डे लाइट देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमें 13.5 आवर्स ऑफ डे लाइट देखने को मिलता है, वहीं पे इक्वेटर 12 आवर ऑफ डे लाइट देखने को मिलता है, ठीक है। आप देख सकते हो बोला है मोर देन 12 आवर्स के रिस्पेक्ट में ना, तो यहाँ पे 24 आवर्स हमें आर्कटिक सर्कल पे देखने को मिलता है भाई, 24 घंटा लाइट डे लाइट मतलब होता है। और यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर पे 13 घंटा 13.5 आवर्स हमें डे लाइट देखने को मिलता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे सही है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। पीटलैंड क्या होता है? पीटलैंड देखो एक वाइटल वेटलैंड इकोसिस्टम है जो कि स्टोर करता है मैसिव अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है। एक वाइटल वेटलैंड इकोसिस्टम बेसिकली क्या है? वेटलैंड इकोसिस्टम है और स्टोर करता है मैसिव अमाउंट ऑफ क्या? कार्बन, ठीक है। तो बोल रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड विच होल्ड अबाउट 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन इमिशन। 3 year वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन इमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, ठीक है। एंड द पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ विच कैन एक्सर्ट डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक है। अगर उसको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है बेसिकली, तो इससे काफी डिट्रीमेंटल इफेक्ट देखने को मिलता है ग्लोबल क्लाइमेट पे, देखने को मिल सकता है ग्लोबल क्लाइमेट पे। बताओ इनमें से कौन सा होगा? अमेजोन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, कैकोरी बेसिन, रियो द ला प्लाता बेसिन, बताओ कौन सा होगा? इसमें होगा कॉन्गो बेसिन, ठीक है। कॉन्गो बेसिन ये यहाँ पे हमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉप का पीटलैंड देखने को मिलता है, ठीक है। अगर इसको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो एक काफी ज्यादा एक ह्यूज इंपैक्ट डाल सकता है ग्लोबल क्लाइमेट पे, ठीक है। कॉन्गो बेसिन इसकी बात कर रहे हैं, ये कंट्रीज हो गए कौन कौन से इससे रिलेटेड है इस बेसिन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? नहीं 18 क्या बोल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 18 वाला हमारा सही है, कॉन्गो बेसिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला? कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू पी फैमिली। पी फैमिली इनमें से कौन कौन सा बिलोंग करता है हमें ये बताना है, ठीक है। ग्राउंड नट दिया है, हॉर्स ग्राम दिया है, सोयाबीन दिया है, बताओ बताओ कौन सा होगा। देखो ये तीनों एसोसिएटेड है पी फैमिली से, ग्राउंड नट भी, हॉर्स ग्राम भी एंड सोयाबीन भी, ठीक है। तीनों एसोसिएटेड है, हमारा ऑल थ्री विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी पी फैमिली के बेसिकली वो हैं स्पीसीज हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एट। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या डिफाइन करता है, मतलब इकोनॉमी में क्या डिफाइन करता है? नंबर ऑफ चाइल्ड born per 1,000 people in population in a year, number of children born to a couple in their lifetime in a given population,
the birth rate minus death rate, the average number of live birth a woman would have by end of her childbearing age. childbearing age कितना होता है? 15 से 49 एज तक, ठीक है, 15 से 49 एज तक एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो एक वुमन मतलब कर सकती है उसके उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, डी विल बी द राइट आंसर। एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ a woman would have by the end of her childbearing age, एक एवरेज नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ जो एक वुमेन कर सकती है बेसिकली चाइल्ड बेयरिंग एज में 15 से 49 एज में, उसको दर्शाता है क्या? टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट इसको दर्शाता है। टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न टू a woman if she were to live to the end of her childbearing years and bearing children in accordance with age specific fertility rate of specific year, ठीक है। बेसिकली अगर देखें रिप्लेसमेंट रेट क्या है? 2.1, ठीक है, 2 पॉइंट। अब आपको बताना है इंडिया क्या अभी सीन चल रहा है, फर्टिलिटी रेट इंडिया का कितना है आप ये बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यहाँ पे हमारा यूपीएससी प्रीलिम 2024 में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे वह खत्म होता है, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।